डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद इदरीस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज एजुकेशनल साइकोलॉजी के सेकंड लेसन के अंदर हाजिर खिदमत हैं। आज हमने ये बात देखनी है कि बल्कि थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी किन किन जगह पे हमारी रहनुमाई करती है। तो सबसे पहले हमने एक डिस्कस भी किया था कि द टीचर एंड टीचिंग मेथड्स। एक तो टीचर के हवाले से उसके बैकग्राउंड, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सेल्फ मोटिवेशन, उसकी अपनी टीचर की उसकी स्टडी, उसके अलावा टीचिंग मेथड्स, जिन मेथड्स के साथ वो क्लासरूम के अंदर टीचिंग कर रहा है उनकी स्टडी, उसके अलावा द लर्नर, यानी कि लर्नर की लर्निंग कैपेसिटी क्या है, और लर्नर किस बैकग्राउंड क्या उसका, क्या घर पे उसको कोई काम वगैरह तो नहीं होते, या घरेलू टेंशन वगैरह, तो वो किस तरह से यानी बैकग्राउंड इन्वायरमेंट किस तरह उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, इन चीज़ों की स्टडी। उसके अलावा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की हम अगर बात करें तो वो भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट स्टेजेस की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा, ये जो फ़िलासफ़ी ही की आगे, चूंकि पहले जो साइकोलॉजी थी वो फ़िलासफ़ी ही के अंदर उसको डिस्कस किया जा रहा था, लेटर ऑन उसको एक अलग ब्रांच कहा गया और उसके अंदर हम एजुकेशन साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। साइकोलॉजी, जाहिर सी बात है, पहले मैंने बताया कि द साइंस ऑफ साउल, द साइंस ऑफ ब्रेन कहा गया। एक और टर्म इसके लिए इस्तेमाल की गई, वो ये थी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियस जो लाइफ है, सुबह से लेकर शाम तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैं कॉन्शियस होकर बना रहा हूँ, कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, कुछ भी, तो ये कॉन्शियसनेस मेरी शामिल होती है, शऊर मेरा शामिल होता है। लेकिन इसके ऊपर आगे बड़ी तहकीक हुई और इसको भी इसने कहा जी, कॉन्शियसनेस जो है हमारी लाइफ का एक छोटा सा पोर्शन है, जबकि हमारी लाइफ का ज़्यादा पोर्शन जो है, लाइफ का ज़्यादा स्पेन या टाइम जो है वो है यानी कि जो हमारे पास लाशऊर, हमारा सब कॉन्शियस जिसे कहते हैं, तो ज़्यादा टाइम हमारा उसके साथ गुजरता है। ज़्यादा अगर वसी देखा जाए तो 80 से 90% हमारा सब कॉन्शियस काम कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, बाइक आप चला रहे हैं, चलाते हुए सबसे पहले आपने फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो आप एकदम कॉन्शियस रह के, यानी कि पहला गियर है, दूसरा आप साथ याद भी कर रहे हैं, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। लेकिन एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 5, 1-2 महीने के बाद आप सब कॉन्शियस आपका उसको रन कर रहा होता है, आपको खुद ही खुद बहुत, मतलब बाइक चल रहा होता है तो आप अंदाजे से गियर भी लगा रहे होते, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्रेक सब अंदाज़ा आपको हो जाता है। वो सब चीज़ें जो है ना, विद प्रैक्टिस वो सब कॉन्शियस में चली जाती हैं। तो ना सिर्फ कॉन्शियसनेस बल्कि सब कॉन्शियसनेस, इन दोनों को मिला के हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी, इन दोनों की स्टडी का नाम है। अच्छा, इसको अक्सर कहा जाता है कि साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक इन नेचर है। अब इस पे भी एतजाज भी होते रहे, लेकिन ये प्रूव किया जाता है कि ये इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर। क्यों? इसकी जो स्टडी है बाकी साइंसेस की तरह, इसकी मतलब रिसर्च इसका ना तमाम का तमाम साइंस की तरह है, डिफरेंट जो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं वो साइंटिफिक इन नेचर है, इसलिए हम कहते हैं साइकोलॉजी साइंटिफिक इन नेचर है। तो इसके अंदर चूंकि जिस तरह जो स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि इट डिस्क्राइब द बिहेवियर बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले बिहेवियर को की केयरफुल ऑब्जर्वेशन, बच्चा क्लासरूम के अंदर उठ के बदतमीजी कर देता है टीचर के साथ, या कोई रूड किस्म का बिहेवियर शो करता है, तो सबसे पहले क्या है, इस बिहेवियर को डिस्क्राइब करना। फिर टू गिव इट अ नेम, इसको कोई नाम देना कि ये इसने गुस्सा किया है, इसने रूडनेस शो किया है, इसको कोई स्पेसिफिक नाम देंगे सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट के अंदर नोट करेंगे एवरीथिंग अबाउट, यानी कि उस बच्चे के हवाले से उसका बैकग्राउंड, सब चीज़ें हमने उस हवाले से नोट करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है सबका सब। और उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस उनके जवाब तलाश करने हैं हमने, यानी कि प्योर साइंटिफिक वे से हम जा रहे हैं। जिस तरह वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती है, फिर थ्योरी बनती है, लॉ बनता है, इसका पूरा एक प्रोसेस है, इस तरह सेम प्रोसेस साइकोलॉजी के अंदर भी है। तो हम बात कर रहे थे कि चौथे पॉइंट के अंदर क्वेश्चंस कुछ हमने उनके आंसर तलाश करने हैं। कौन से क्वेश्चन? व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, हुआ क्या है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। सेकंड है वेयर इज हैपनिंग, यानी कि अगर यही बिहेवियर सिटी के स्कूल के अंदर है या गांव के स्कूल के अंदर है, यानी कि किस जगह ये वाक्य पेश आया है, वेयर इज हैपनिंग। उसके बाद है टू होम इट इज हैपनिंग, किसके साथ ये वाक्य पेश आया है। और उसके अलावा हम कहते हैं व्हेन इट इज हैपनिंग, किस वक्त, यानी कि ये किस वक्त किसने ये काम किया है, किस जगह हुआ है। इन तमाम क्वेश्चंस के हमने जवाब तलाश करने, और लास्ट पे हमने देखने कि इसके अंदर तब्दीली करने के लिए हमने क्या कोशिश की है और क्या मतलब उसके अंदर चेंज आई है,
वो हमारे पास साइकोलॉजी गोल्स को किस हद तक हमने अचीव कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी गोल्स की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट आर साइकोलॉजी गोल्स। तो साइकोलॉजी गोल्स, ये 4 साइकोलॉजी गोल्स हैं। सबसे पहला जो है वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है जी? डिस्क्रिप्शन ये मतलब 4 क्वेश्चन हैं, यही मतलब 4 गोल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो कौन सा क्वेश्चन याद रखना है आपने, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। यानी उसकी क्या हो रहा है पूरी की पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन आपने सामने रखनी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन से व्हाई इज हैपनिंग, उसने गुस्सा किया बच्चे ने तो क्यों किया है ये गुस्सा, ठीक है, तो उसकी वजह तलाश करनी है। सेकंड, पहले हुआ क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। सेकंड है व्हाई इज हैपनिंग, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन। थर्ड हमारे पास प्रिडिक्शन, कि व्हेन इट विल हैपन अगेन, अगर इसको चेंज ना किया कि ये दोबारा कब एकदम से लोग कहते हैं ना गुस्सा, आप गुस्सा पी जाए। अब अगर कुछ चीज़ आप पी जाते हैं तो वो आपके अंदर मौजूद होती है, किसी ना किसी टाइम दोबारा से ज़ाहिर हो जाएगी। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि गुस्से को मत पिए, बल्कि गुस्से को आगे किसी और काम पे लगा दें। अपना गोल सेट करें, सारा गुस्सा उठा के, गुस्सा किसी पे आया अपने गोल पे गुस्सा लगा दें आप। वही बात है कि ये दोबारा व्हेन विल इट विल हैपन अगेन, ये है प्रिडिक्शन, कि आपने व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज हैपनिंग, उसके बाद आपने प्रिडिक्शन करनी है इस हवाले से कि ये कब दोबारा से हैपन होगा। और लास्ट जो है इंपॉर्टेंट तरीन, इसको कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल से मुराद ये है हाउ कैन इट बी चेंज्ड, किस तरीके से हम इसके इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये साइकोलॉजी गोल्स आपके जहन के अंदर हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि हमारा, मैंने पहले बता दिया कि हमारा लर्नर की स्टडी के बगैर आप एजुकेशन साइकोलॉजी बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो जाती है। फिर हमने स्टडी करनी है लर्नर को, टीचर को, लर्नर को, उस मेथड को। इनके अंदर पूरी की पूरी एजुकेशन साइकोलॉजी क्लोज हो जाती है इसके अंदर। अच्छा, आप देखते हैं कि इसका हमें एजुकेशन साइको, अब सम अप कर रहे हैं इसको, क्या इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, हम अपने बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लर्नर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने मेथड्स को, अगर मेथड्स ठीक नहीं है तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड किए बगैर तो चेंज करना भी मुश्किल है। अच्छा, सेकंड है आवर रिएक्शन टू अदर पीपल। जैसे साइकोलॉजी अगर हमें पता होगी तो हम अपने रिएक्शन को देख सकते हैं, किसी की रिएक्शन को देख सकते हैं। कोई हमारे साथ यानी कि उसने गुस्सा किया, या उसका चेहरे के उसके जो सिग्नल्स होते हैं उनसे पता लग जाता है ये बंदा इस वक्त गुस्से में है, खुशी में है, इसका मूड क्या है। तो साइकोलॉजी हमें जो क्या है वो बताती है दूसरों के, आपके अपने रिएक्शंस के बारे में। थर्ड वन, हाउ ब्रेन एंड बॉडी आर कनेक्टेड। अगर हम अपनी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हमारा दिमाग कैसे हमारे जिस्म के साथ कनेक्टेड है, तो हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करना जान जाएंगे, अपने बड़े बड़े गोल्स को हम अचीव कर जाएंगे। अगर हमें पता चल जाए कि ब्रेन के अंदर कितनी बड़ी पावर मौजूद है, कितनी बड़ी एनर्जी मौजूद है, कई माइल्स तक एक गाड़ी को खींचा जा सकता है सिर्फ वो एनर्जी जो इंसान का जिस्म प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी से कई माइल्स तक गाड़ी को खींचा, इतनी एनर्जी हमारा जिस्म प्रोड्यूस करता है। तो हमें साइकोलॉजी बताती है कि हमारा ब्रेन कैसे कनेक्ट है हमारी बॉडी के साथ। उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग, मोटिवेशन एंड मेमोरी। हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन को, स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं हम एजुकेशन साइकोलॉजी की स्टडी के साथ। उसके बाद हाउ टू डील विद इंडिविजुअल्स, लोगों के साथ किस तरीके से आपने पेश आना है। घर में गेस्ट आ जाते हैं, आप शादी में चले जाते हैं, इयादत करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ आपने जाके किस तरीके से पेश आना है। तो ये सारे का सारा हमें एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है। क्रिटिकल इंपॉर्टेंट तीन चीज़, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ज़्यादा हमें जो है ना एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है कि किस तरीके से हमने ऑप्शंस, अगर हमारे पास 4-5 ऑप्शंस मौजूद हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब कैसे करना है, अपने लिए सब्जेक्ट का इंतखाब कैसे करना है। क्रिटिकल थिंकिंग का जो है ना वो हमें पता चलता है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी की डिफरेंट और डोमेन्स को हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।